3 सीरीज़ के बारे में बताया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख ले, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी दे दूँगी। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपना चैप्टर 1 विच इज़ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये चैप्टर मैं आपको 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पार्ट विल बी केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड पार्ट विल बी केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हम कह देंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जब बॉन्ड्स ब्रेक हो रही होती हैं या फिर बन रही होती हैं। और ये केमिकल चेंजेस हम 4 टाइप्स में देख सकते हैं। कहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ है, सेकेंड टेम्परेचर कहाँ पे चेंज हुआ है, थर्ड कलर कहाँ चेंज हुआ है, एंड फोर्थ एवोल्यूशन ऑफ गैस तो नहीं हुआ। तो इन चारों पॉइंट्स में से हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज हैज़ अकर्ड और नॉट। अब कुछ डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं कि मिल्क को हम जब कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी कि ग्रेप्स को जब हम फर्मेंट कर देंगे और अल्कोहल फॉर्म करेंगे तो उसमें हम केमिकल चेंज करवा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल कैन बी जब हम घर में खाना बनाते हैं तो उसमें भी केमिकल चेंज हो रहा है। तो हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब बारी आती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि हम केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम ये टॉपिक केमिकल इक्वेशन का 5 क्वेश्चंस में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में तो हम कहते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन फॉर्म करी है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि हम केमिकल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। एंड थर्ड इज कि हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम एक ही साथ देंगे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ए है और एक बी एलिमेंट है, हम दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं और सी हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ए और बी एक्चुअल में है क्या। ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स है एंड सी जो है हमारा वो प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो हमने Z लिया है ये वो कंडीशन है जिसमें हमने रिएक्शन को करवाया है। ये कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या फिर कैटलिस्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये हमें एडिशन का साइन डिनोट कर रहा है, और जो एरो है वो हमेशा प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ही होगा। दैट मीन्स जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे तो ये एरो बता रहा होगा कि किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस फॉर्म होती हैं। फर्स्ट 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर फॉर्म्ड। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन समझते क्या होती है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक एलिमेंट के दोनों साइड, दैट इज रिएक्टेंट विच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट विच इज ऑन राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लॉ पे बेस्ड है विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो हमारा लॉ है इस पे बेस्ड है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है कि जब सेम नंबर ऑफ एटम्स हों हर एक एलिमेंट के दोनों साइड पे, या फिर टोटल मास जो है एलिमेंट का ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम, तो हम कह देंगे कि हमारी बैलेंस इक्वेशन फॉर्म हुई है। अब ये जो हमने केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करके दिखाई है इसमें हमने बताया कि कंडीशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिएक्टेंट रिप्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट रिप्रेजेंट होता है। हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट्स आर ऑफ 4 टाइप्स: सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड एक्वस। सॉलिड में हम S से डिनोट करेंगे, गैस से G से डिनोट करेंगे एंड लिक्विड से L से डिनोट करेंगे। और जो हमारा 4th टाइप है विच इज़ एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जब सोल्यूशन वाटर में प्रेजेंट हो तो उसे हम एक्वस कहेंगे। तो उसका साइन डिनोट होता है AQ से।
अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा केमिकल इक्वेशन में कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी होगी और हमें बैलेंस इक्वेशन को फाइंड करना होगा। तो हम बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं अब ये सीखते हैं। सपोज हमें ये इक्वेशन दे रखी है, Fe दैट इज आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब हम इसे, ये अनबैलेंस इक्वेशन है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे Fe के नंबर ऑफ एटम्स इज 1 एंड इधर प्रोडक्ट साइड पे 3 है। तो अब इसे हमें दिख गया कि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हम इसे कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें एक टेबल फॉर्म करनी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट्स, सेकंड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड में लिखेंगे राइट हैंड साइड। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हम लोग एटम्स के नंबर प्रेजेंट करेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक Fe एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे Fe के कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे। तो अब हम लिस्ट करते हैं। इस साइड Fe के 1 है, RHS पे 3, हाइड्रोजन के 2, इधर भी 2 एंड ऑक्सीजन का 1, इधर 4। तो हमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा होना चाहिए कि हमें वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। और इस इक्वेशन में Fe3O4 है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। और उसी कंपाउंड में से हमें फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। अब Fe3O4 में से ऑक्सीजन के पास 4 प्रेजेंट है एंड Fe के पास 3 प्रेजेंट है। तो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जो है वो 4 प्रेजेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्रेजेंट है। तो अगर हमने इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास LHS में भी 4 एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो दोनों साइड ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 4 ऐड करने की वजह से हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 8 एंड राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2। तो अब हमें राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि राइट हैंड साइड भी हमारे पास 8 एटम्स प्रेजेंट हो जाए हाइड्रोजन के। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास बचा है Fe का। तो Fe में हमें, अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS में तो इस साइड भी 3 हो जाएंगे एंड RHS में तो ऑलरेडी 3 प्रेजेंट थे ही। तो ऐसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स थे? फर्स्ट स्टेप था कि हमें वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सेकेंड स्टेप, उसी कंपाउंड में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट के पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। फिर जिसके पास होंगे उसे बैलेंस करेंगे। एंड ये बात याद रखनी है कि हम एक फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था। और ऐड कर रहे हो तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोई और एलिमेंट तो नहीं है जो उस एडिशन की वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो वो भी हमें साथ साथ टेबल में नोट डाउन करना है, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमने यहाँ ऐड किया था और हमने अगर हम हाइड्रोजन के 8 एटम्स नहीं लिखते तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती ढंग से और हम ऐसे ही राउंड घूमते रहते इक्वेशन को बैलेंस करने में और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो हमने समझा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर। अब बारी आती है हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि जब 2 से ज़्यादा या 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम इसे एग्जांपल लेते हैं कि सबने एवेंजर्स तो देखी होगी। तो उसमें थानोस क्या करता है, अलग अलग सारे स्टोन्स को मिलाकर एक सिंगल अपना पावरफुल ग्लव बनाता है। वैसे ही जब 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में। अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया और उसे बंसन बर्नर पे बर्न किया तो हमारे पास एक वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलेगी और ये बताएगी कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास क्या फॉर्म होएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सेकंड हम लेते हैं एग्जांपल क्विक लाइम का, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को
बीकर में डालेंगे और उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब हमने वाटर ऐड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होएगा, तो हम उसे कौन सी फिजिकल स्टेट कहेंगे? एक्वस फिजिकल स्टेट, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक्वस फिजिकल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें सोल्यूशन वाटर में प्रेजेंट होता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लेट लाइम कहलाता है, उसका केमिकल नेम क्या है? स्लेट लाइम। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड का जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम कोल का। कोल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन है। अब ऐसे तो काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं हमारे कॉम्बिनेशन के डेली लाइफ में, जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, जैसे हाइड्रोजन को मिलाया ऑक्सीजन के साथ तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई। अब जो हमारे यहाँ पे स्लेट लाइम फॉर्म हुआ था उसकी एक एप्लीकेशन दे रखी है एनसीईआरटी में नोट की फॉर्म में कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है जब हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास मार्बल की फॉर्मेशन होगी, जिसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो 2 to 3 डेज बाद एक थिन लेयर फॉर्म होगी जो शाइनी अपीयरेंस देगी वॉल्स को। तो ये एक एप्लीकेशन है स्लेट लाइम की जो हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। अब हम लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो काइंड ऑफ अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं और उसे ब्रेक कर देते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 कंडीशंस में हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन कैन बी हीट की फॉर्म में हम ब्रेक कर दे रिएक्टेंट को, या फिर हम लाइट की फॉर्म में ब्रेक कर दें, या फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस की फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट को। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने फेरस सल्फेट लिया FeSO4 जिसका कलर ग्रीन होता है। हमने टेस्ट ट्यूब में FeSO4 को लिया और हीट करा, तो हीट करने के बाद हमारे पास फेरिक ऑक्साइड आएगा जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। Fe2O3 के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस भी रिलीज होगी। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो FeSO4 का कलर है वो ग्रीन है, तो हीट करने के बाद जो हमारा फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा वो ब्राउन कलर का फॉर्म होएगा। और ये कलर चेंज किस लिए हुआ? क्योंकि फेरस सल्फेट ने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिया है। तो हमने देखा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हीट देने की वजह से हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, CaCO3 जो है हमारा, जो हमने यहाँ देखा कि मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, तो हमें याद रखना है कि लाइमस्टोन का भी सेम ही फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारे पास क्विक लाइम विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हमें याद होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट का कहलाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि लेड नाइट्रेट लिया हमने और उसे हीट किया। हीट करने के बाद हमारे पास लेड ऑक्साइड आया जो कि येलो कलर का है, और साथ ही में उसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस भी रिलीज हुई विद O2। तो हमने देखा कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस जो रिलीज हुई है उसकी प्रेजेंस हमने कैसे पता लगाई? जब हमने ये रिएक्शन किया इसका लेड नाइट्रेट का हीट करने के बाद, तो हमारे पास रेड ब्राउन फ्यूम्स आई जिसको हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नेम दिया। अब इसी में हमारा ये जो एग्जाम्पल्स थे तीनों, ये हीट के बेसिस पे थे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो एग्जाम्पल है और जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक मग लेना होता है, मग के नीचे हमें 2 बेसिस पे होल्स बनाने होते हैं और उन पे स्टॉपर्स लगाने होते हैं ताकि हम उन स्टॉपर्स के ऊपर अपने इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट कर सकें। तो जो हमारे इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट हो जाएंगे तो हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और उसके अंदर H2SO4 HCl कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोनों में से, और वाटर के साथ उनको इन्वर्ट करके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देंगे। तो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे
उनको हमें एक बैटरी के थ्रू विच इज़ 6 वोल्ट कनेक्ट कर देना है। तो हमने H2SO4 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा वाटर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी लो है। तो अगर सिर्फ वाटर लेते तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी ईजीली कंडक्ट नहीं हो पाती। तो हमने H2SO4 को एज अ हेल्पर यूज़ किया है यहाँ पे। तो यूज़ करने के बाद जब हम बैटरी को स्विच ऑन कर देंगे बैटरी का, तो हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में काफ़ी सारे बबल्स फॉर्म हुए हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब में थोड़े कम अमाउंट ऑफ बबल्स फॉर्म हुए हैं। अब दोनों बबल फॉर्मेशन में डिफरेंस क्यों? तो जो इलेक्ट्रोड कैथोड से कनेक्टेड था वहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस की एक्यूमुलेशन हुई है, और जो इलेक्ट्रोड एनोड से कनेक्टेड था वहाँ पे हमने देखा कि O2 गैस की फॉर्मेशन हुई है। अब ये फॉर्मेशन हुई कैसे? तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई पूरे इस मग में, तो क्या हुआ कि H2O को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी ने। फर्स्ट पार्ट इज़ H2 एंड सेकेंड पार्ट इज़ O2। तो O2 ने क्या किया, जो कि एनोड पे कनेक्टेड था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और O2 गैस फॉर्म कर दी। और जहाँ तक बात हाइड्रोजन H2 की है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करे और H2 गैस फॉर्म कर दी। तो अब यहाँ पे अमाउंट की फॉर्मेशन जो हुई है दोनों गैसेस की, वो इतनी डिफरेंट क्यों है? तो जो इसकी इक्वेशन है वो इसका रीज़न बताता है। जैसे जो इसकी इक्वेशन फॉर्म होगी, H2O गिव्स H2 प्लस O2। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2 इक्वेशन में आएगा जब हम बैलेंस करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ H2 बताएगा कि हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा O2 गैस से। तो इसीलिए हमने हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोड कैथोड से कनेक्टेड था वहाँ पे ज़्यादा बबल फॉर्मेशन हुई। तो ये बात आती है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो हमने हीट कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी कर लिया। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है लाइट का, उसमें हम क्या करेंगे कि एक चाइना डिश लेंगे और उसमें AgCl या फिर AgBr डाल देंगे। फिर इस चाइना डिश को हम सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट में रखने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास Ag फॉर्म होएगा एंड Br2 या फिर Cl2 फॉर्म होएगा। तो यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा एंड Br2 और Cl2 जोन सा भी हम लेंगे कंपाउंड उसके अकॉर्डिंगली वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि थर्ड जो हमारी कंडीशन थी लाइट वाली, वो भी फुलफिल हो गई है। तो हमने क्या इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से भी हो सकता है, लाइट की वजह से भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकता है। अब बात आती है हमारा थर्ड रिएक्शन की, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऐसे समझेंगे, जैसे वर्ल्ड कप में क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया जो है वो डिस्प्लेस कर देती है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से और अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेती है। तो वैसे ही जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नाम में ही बता रहा है कि डिस्प्लेस कर रहे हैं हम, जैसे हमारा कॉम्बिनेशन में कंबाइंड नाम बता रहा था। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, आयरन नेल लिया। आयरन नेल को लेने के बाद हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया और उसमें उस आयरन नेल को डिप करके थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए रख दिया। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, उसका कलर फेड होने लगेगा और ग्रीन कलर की तरफ जाने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके सल्फेट के साथ एक सोल्यूशन फॉर्म कर लिया, जिसे हम कहेंगे फेरस सल्फेट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तभी जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ग्रीन अपीयर होने लगेगा। और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ है वो ऐसे ही नहीं रहेगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग की फॉर्म में। तभी जब हम सोल्यूशन से बाहर आयरन नेल को निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वो थोड़ा रेडिश ब्राउन हो गया है। वो रीज़न ही यही है क्योंकि कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने जिंक लिया, सेम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से और खुद जाके सल्फेट के साथ सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। थर्ड एग्जाम्पल में जब हम लेड लेंगे और उसको कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि
यहाँ पर भी लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद PbCl2 फॉर्म कर लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाले और साथ ही में H2SO4 डाला। तो हम और इस सोल्यूशन को बीकर के हमने हीट किया, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी बीकर है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमें यहाँ याद रखनी है कि जो बीकर है उसके ऊपर कॉर्क लगाना है ताकि जो गैस फॉर्म होगी वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें और वो एयर में इवेपोरेट ना हो जाए। तो ऐसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास H2 गैस की फॉर्मेशन हो रही है वेपर्स की फॉर्म में। तो इस रिएक्शन की इक्वेशन क्या बनेगी, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 विच इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इवॉल्व होगी। तो हमने क्या देखा कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो दो ऑब्जर्वेशन होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी बबल्स, एयर बबल्स की फॉर्म में, एंड सेकेंडली हीट की एवोल्यूशन होगी जो काफ़ी ज़्यादा विग्रस होगी और हमारा बीकर जो होगा वो काफ़ी हॉट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम में ही बता रहा है कि डबल मीन्स ट्वाइस हमने डिस्प्लेस किया है एलिमेंट्स को। तो इसका क्या मतलब होता है इस रिएक्शन का कि जब आयंस होते हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन डाला। किसका सोल्यूशन डाला, सोडियम सल्फेट का विच इज़ Na2SO4। उसमें फिर हमने BaCl2 का विच इज़ बेरियम क्लोराइड हमने मिक्स किया दोनों टेस्ट ट्यूब को। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बेरियम सल्फेट एंड NaCl। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो हमारा Na2SO4 था, यहाँ देख सकते हो आप कि Na और SO4 अलग अलग प्लस और माइनस आयंस हैं। सिमिलरली BaCl2 में Ba और Cl2 अलग अलग हैं। तो यहाँ क्या होएगा कि Na Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और Ba SO4 के साथ, तो दोनों ने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। तो इस रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस और रिएक्टेंट के बीच में ही ये एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सेम ही रिएक्शन होएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का कि हमारे पास लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा विच इज़ PbI2 एंड सेकेंडली हमारे पास क्या प्रोडक्ट होएगा KNO3 का विच इज़ पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमने इस रिएक्शन में ये नोट करने की बात है कि ये जो रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विच इज़ अनदर नेम्ड रिएक्शन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे कौन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, PbI2। और कौन से कलर की पीपीटी फॉर्म होगी, येलो कलर की। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो गया, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये बात हो गई हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये चारों हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट वन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। सेकंड हो गया डीकॉम्पोजिशन विच इज़ अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच। तो अब बारी आती है हमारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में हीट की एवोल्यूशन हो रही हो। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल देखा था कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, जिसमें हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था। तो उस रिएक्शन में मैंने उस वक्त भी बताया था कि हमारे पास हीट की एवोल्यूशन होती है। तो जो जिस रिएक्शन में हीट की एवोल्यूशन हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल इज डेली बेसिस पे जो हमारे पास वेजिटेबल मैटर बच जाता है उसे हम डीकम्पोज करके मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कैन बी कि जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें CO2
और वाटर मिलता है। जैसे कि नेचुरल गैस हो गई हमारी CH4, जो कि कार्बन का ही कंपाउंड है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो CH4 हो गया हमारा। जब हम उसे ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, CO2 एंड वाटर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये हो गई हमारी नेचुरल गैस की इक्वेशन। फोर्थ एग्जाम्पल कैन बी रेस्पिरेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। कैसे? जैसे कि क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, कार्ब्स मिलते हैं। तो जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है बॉडी के, उनके साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस पूरे प्रोसेस की इक्वेशन क्या होगी, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो आप सब लोगों को याद होना चाहिए। ये एक्वस में हमने इसलिए फिजिकल स्टेट इसकी एक्वस लिखी क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट करा, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, उसे सेल से मिल रही है हमारी बॉडी के। तो जब O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद CO2, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन चारों एग्जांपल्स में हमने देखा कि किसी ना किसी फॉर्म में हमें अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट में एनर्जी का रिलीज मिल रहा है, तो हमने उसे एक्सोथर्मिक के अंदर डाल दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक का बिल्कुल अपोजिट होता है। वहाँ तो हीट एवोल्यूशन हुई, लेकिन यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है एनवायरनमेंट से, ताकि जो है वो अपनी उस हीट की मदद से अपने प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सके जो उसे ज़रूरत है। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं एंडोथर्मिक का, कि BaOH(2) विच इज़ बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम NH4Cl विच इज़ अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास NH4OH(2) विच इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और BaCl बनेगा। तो ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या करेगी, ये प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म हुए, जब इन दोनों ने हीट को एब्जॉर्ब किया एनवायरनमेंट से। तो जो जिस बीकर में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो बीकर कोल्ड हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि उसने अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी ली और अपने प्रोडक्ट्स जो उसे चाहिए वो फॉर्म करें। तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे, NH4OH(2) एंड BaCl2। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। अब बात आती है हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब कोई कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। और रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं। जैसे कि हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि हमने क्या किया, हमने एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया और उसे बंसन बर्नर से बर्न किया। तो हमारे पास ये पूरा रिएक्शन क्या फॉर्म होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। ये साइन जो होता है वो हीट का साइन होता है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि ब्राउन कलर का होगा। तो पहले कॉपर कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का, और बाद में वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन गेन होगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ये कंपाउंड, ये एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। वैसे ही ये जो रिएक्शन हमने किया है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम अपने कॉपर पाउडर के प्रोडक्ट को वापस पा सकते हैं कॉपर ऑक्साइड से। और वो कैसे, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो O है हमारा, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड फॉर्म हो रखा है, उसमें से O जो है वो लूज़ हो जाएगा और वो H2 के साथ मिलकर वाटर फॉर्म कर लेगा। तो इस इक्वेशन में कौन कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन कौन रिड्यूस हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया कॉपर में, एंड हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में। तो ये बात हो गई हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। और एक और बात है, जिस रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हो उसे हम या तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर हमने MnO2 को मैंगनीज ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2H2O वाटर एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो इसमें MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ है, और HCl में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है जिसकी वजह से वाटर की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और यहाँ पे MnO2 जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो ये बात थी हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अब इनकी एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन है रैंसिडिटी एंड सेकंड एप्लीकेशन इज करोजन। तो पहले समझते हैं करोजन को। करोजन का एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि जब हम आयरन को ओपन एयर में छोड़ देते हैं और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो रहा हो। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो उसे हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अगर हमने Fe को विच इज़ आयरन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो उसमें जो मॉइस्चर और एसिड प्रेजेंट हैं जिन्हें हम करोड कहते हैं वो आयरन को रस्ट कर देगा और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कोरोजन कहेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, दैट मीन्स O2 ऐड हो जाता है। तभी हमने कहा कि ये कोरोजन जो है वो एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो कैसे पता लगाएंगे कि रस्टिंग हुई है आयरन की? कि हमारे पास रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाएगी आयरन के ऊपर। अब हमारे पास कुछ कलर कोटिंग्स की एग्जांपल है कि सिल्वर जो होगा हमारे पास उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होगी और कॉपर जो होगा उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होगी। तो इसे हमें याद रखना है कि सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग होगी एंड कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग होगी। तो इस कोरोजन की डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास कि अगर कहीं पे कोरोजन हो रहा है तो हमारी कार बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, वो रस्ट हो जाएगी, या फिर जो ब्रिज फॉर्म हो रखे हैं वो रस्ट हो जाएंगे जिनकी वजह से वो वीक पड़ जाएंगे। अब बात आती है हमारे लास्ट टॉपिक की विच इज़ रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं जब उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ओपन एयर में तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटी का मतलब ऑक्सीडेंट से अपोजिट, जो उनका इफेक्ट नलिफाई करें। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो एक और एप्लीकेशन ये हो सकती है इसको ओवरकम करने की कि हम अपने प्रोडक्ट्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे तो उससे हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। या फिर जो हमें चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं जो हम ऑलमोस्ट हर ट्रिप पे लेकर जाते हैं तो उसे हम चिप्स के पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए और उनका स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो जाए। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का लास्ट टॉपिक जिसमें हमने अंडर पढ़ा कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए जैसे थैनोस का एग्जांपल दिया एवेंजर से और वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान के मैच का दिया, तो आप लोग ऐसे ही अपने रियल लाइफ डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस या फिर एग्जांपल्स को नोट करके उनसे रिलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल या कौन कौन सा रिएक्शन कहाँ। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो अभी जल्दी से हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं अपने टॉपिक्स की जो हमने कवर करे हैं। तो हमने फर्स्ट देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सेकंड हमने देखा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने बैलेंसिंग सीखी कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देन हमारा फोर्थ टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखे। फिर आया हमारा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड लास्ट टॉपिक विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसके हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़ी, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो अब आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार ही गो थ्रू कर ले इस NCERT के चैप्टर से, NCERT की बुक से ये चैप्टर को,
ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमने कौन सा टॉपिक कहाँ पर दे रखा है और हमने कैसे कैसे कवर किया है। तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अब मैंने जो नोट्स दिए हैं उसको भी आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लेना, ताकि जब हम MCQ सेशंस करें तो आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट ना हो। एंड बाई चांस कोई किसी को डाउट रह गया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं उनके डाउट्स को क्लियर कर दूं। एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम लोग साथ में अपना टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो कल हमारा डे 2 है सीरीज़ का, विच इज़ 6+3 सीरीज़, जिसमें हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करेंगे। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।